Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444 2371 7106, and our third dedicated line is 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2371-7106, 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। The top stories. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia to attend the 17th G20 summit to discuss food, energy security, health and digital transformation. Foreign portfolio investors have infused close to 19,000 crore rupees in Indian equities so far this month, and Brent crude oil prices climbed 2.32% to close at $95.99 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इंडोनेशिया रवाना होंगे। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटीज में इस महीने अब तक लगभग 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2.32% बढ़कर $95.99 प्रति बैरल पर पहुंची। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से इस वर्ष 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करने वाला है। सम्मेलन के अलावा श्री मोदी की G20 में शामिल नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। श्री मोदी बाली में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। And now let's start taking phone calls, and joining us first this evening is Virendra Savner from Betul in Madhya Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. हेलो जी वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। सर मेरा ये सवाल था कि SWP को सर बताएं, उसमें सर कितना डेप्थ और इक्विटी का रेशो रखना है और कितना % विड्रॉल रखना है, और सर मुझे मंथली रेगुलर इनकम के सर कोई विकल्प बताइए। Yes, Virendra. जी हाँ। He wants to know about SWP, the Systematic Withdrawal Plan. जी हाँ। इनका जो दूसरा सवाल है वो सीक्वेंशियली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मंथली इनकम के लिए जरूरी है कि आप SWP उसके लिए जरिया है, ये एक तरीका है। आप पैसा लगाते हैं और उसके बाद एक नियमित रूप से अपने निवेश को निकालते हैं। ये टैक्सेशन वाइज या रिटर्न वाइज या आपको ज्यादा आजादी देता है निवेश करने का,
और ज्यादा इफिशिएंट तरीका है निकालने का जिसपे टैक्स कम लगता है, और खासकर शुरुआती साल में। तो SWP एक तरीका है। अब निर्भर करता है कि आपको कितना इक्विटी में लगाना चाहिए, कितना डेट में लगाना चाहिए, ये पूरी करता है आपकी जरूरतों पे और आपके पास कितनी पूंजी है। अगर आपके पास बड़ी मुश्किल से 30-40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है और आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपको कंजर्वेटिव भी होना पड़ेगा और इसमें से खासा विड्रॉल भी आपकी जरूरत होगी। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इसमें कि आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा कि आप 6-7% से ज्यादा विड्रॉ मत कीजिए। 50-60% के करीब आप इक्विटी भी रखिए, और अगर किसी साल इक्विटी में भारी गिरावट आती है तो उस साल अपने निवेश को या अपने विड्रॉल को कम करने की क्षमता रखिए, या कम पैसे में अपनी जरूरत पूरी कीजिए। लेकिन आमतौर पे मुझे लगता है कि अगर आपका पैसा आधा इक्विटी और आधा डेट में लगा रहे, और अगर आपका पैसा 8-9% अगर बुरे स्थिति में भी अगर दे पाता है इस तरह का एलोकेशन, तो अगर आप ये 4 से 5% तक का अगर आपका सालाना विड्रॉल रेट होता है, तो बाकी पैसा आपकी पूंजी में जुड़ता जाएगा। तो और यही मुझे लगता है कि एक आम तौर पे एक रेफरेंस होना चाहिए जिसमें कि विड्रॉल रेट को बढ़ाना या घटाना आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी लाचारी के हिसाब से इसको निर्धारित करना चाहिए। अगले कॉलर हैं पश्चिम बंगाल से अभी। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सबको। सर के लिए 2 क्वेश्चन है। एक, सर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कितना हिस्टोरिकल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर ईयर CAGR में? मैं 3 साल के लिए रखना चाह रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली फंड का नाम भी बोल रहा हूँ और जनरल भी सर से पूछ रहा हूँ कि दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में भी उनका क्या धारणा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सर हमने पहले भी सुना है कि कुछ म्यूचुअल फंड ने फ्रॉड किया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फ्रॉड इन द सेंस लोगों का पैसा वापस नहीं किया या कुछ बैंक लीन वगैरह कुछ सुना है। इसके बारे में अगर आप कुछ हाईलाइट करें, हम लोग कितने सेफ हैं। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि ये स्मॉल कैप में मुझे अगर वोलेटिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं हमेशा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ? थैंक यू। ओके। 3 साल के लिए स्मॉल कैप फंड एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा क्योंकि पिछले 4-5 साल से 6-7 साल से लोगों को इसका अंदाजा नहीं हुआ है, पर कोई एक ऐसा 3 साल की अवधि भी आ सकती है जिसमें कि स्मॉल कैप फंड में लगाया हुआ पैसा उस पर कोई रिटर्न ना बने, और तब बड़ी निराशा होगी। क्योंकि पिछले 4-5 साल से अगर बाजार में गिरावट का दौर आया भी है तो बहुत कम समय के लिए आया है। लेकिन स्मॉल कैप की बदहाली को मैं याद दिलाना चाहूंगा। आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के किसी स्मॉल कैप फंड पे जाइए और उसका वर्स्ट 1 ईयर रिटर्न देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भारतीय बाजार में स्मॉल कैप की इतनी बदहाली हुई थी कि उसमें गिरावट था 60-65%, और उससे उनको उबरने में उबर तो गए, रिकवर भी काफी हद तक कर लिया, और लेकिन काफी समय लग गया। इसलिए स्मॉल कैप में एक तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाता है, और जो कि मिल रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो स्मॉल कैप में 18.5% है और लार्ज कैप में 13% है। मल्टी कैप फंड में भी या फ्लेक्सी कैप में 14% है। तो ये जो स्मॉल कैप का जो चार्म है जहाँ पे, और खासकर मुझे लगता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जरिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के जरिए काफी कारगर साबित होता है, क्योंकि जब आम निवेशक स्मॉल कैप में निवेश करता है तो वो बहुत गलतियां करता है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाता है जिसमें उसका पैसा डूब जाता है, वो ट्रेड होना बंद हो जाती हैं, वो कहानी के आधार पे लगाता है, उनका फंडामेंटल चेक करना वो भूल जाता है। खासकर आज चूंकि आपका पड़ोसी पैसा बना रहा है इसलिए आप पैसा लगा रहे हैं, और वहां पे जहां रफ्तार दिखता है वहां लगाता है, वहां पे आमतौर पे लोगों को नुकसान होता है। स्मॉल कैप फंड में उसके विपरीत मुझे लगता है जो बेसिक वैलिडेशन और डाइवर्सिफिकेशन और कुछ बेसिक वैलिडेशन का असर है कि ये इस तरह का रिटर्न मिल पाता है। लेकिन अगर जो आपका सवाल है कि उतार चढ़ाव, अवधि बढ़ाइए और स्मॉल कैप फंड में जरूर लगाइए अगर आप इसके उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते हैं।
बात हुई वो फ्रैंकलिन का जो घटना हुई थी या कहिए दुर्घटना हुई थी, वो म्यूचुअल फंड में फ्रॉड नहीं था। म्यूचुअल फंड का जो डिजाइन है वो मुझे लगता है काफी अच्छा है। दूसरे तरीके के फ्रॉड हुए हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ फंड कंपनी के में सेबी का या कोई खबरें आई हैं कि वहां पे फ्रंट रनिंग कुछ डीलर्स ने ऐसा किया था और उनकी अभी पूरी जानकारी अभी वापस नहीं है। लेकिन फ्रैंकलिन का जो किस्सा था वो काफी डिफरेंट था। फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन में जो हुआ था वो फ्रॉड नहीं था। फ्रैंकलिन के जो डेट फंड थे, 6 डेट फंड थे जो कि ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगाते थे जो कि जिनका रेटिंग कम था लेकिन वहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में, और वो ज्यादा रिटर्न दे भी रहे थे। पिछले 5-7 साल से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले वो बॉन्ड फंड थे। जब 2-3 साल पहले या 2.5 साल पहले जब 2002 के मार्च में जब बाजार में जब तो ये कोविड की वजह से जब हमने लॉकडाउन देखा और लगा कि इकोनॉमी स्टिल हो जाएगा, और उस लॉकडाउन की वजह से जिस तरह का बॉन्ड मार्केट में गिरावट देखा गया, तो वहां पे बॉन्ड्स बिकने बंद हो गए, बॉन्ड्स का लिक्विडिटी खत्म हो गया। और वैसी स्थिति में फ्रैंकलिन के पास था, जब बॉन्ड मार्केट फ्रीज हो गया तो वो आनंद फानंद में सब कुछ बेच देता और निवेशकों का नुकसान होता। फ्रैंकलिन ने ऐसा नहीं किया। फ्रैंकलिन ने बंद कर दिया कि अभी अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा अभी कुछ दिनों के लिए। और फ्रैंकलिन ने कहा कि अभी पैसा निकालना बंद हो गया है, पैसा देने से इनकार कर दिया कि जब बाजार स्टेबल होगा तब हम आपको पैसा रियलाइज करके देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि फ्रैंकलिन पूरा पैसा, बल्कि अच्छे खासे रिटर्न के साथ पूरा पैसा अपने निवेशकों को वापस कर चुका है। लेकिन उस बीच की उस क्रम में ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारे निवेशकों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और उस कोर्ट केस की वजह से भी इन फंड से पैसा रियलाइज करने में निवेशकों को देर हुआ। उसकी वजह से काफी डिले हुआ, लेकिन सारा पैसा निवेशकों का निकल गया। Fine. Let's move on and take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur. Good evening and welcome to Market Mantra. Jitendra, do we have you online? I think we have lost contact with Jitendra. Well, never mind. Happens in a live program like this. Let's move on. And before we take more calls, let's take a look at some of the other news items that we are carrying for you this evening. Foreign investors have infused close to 19,000 crore rupees in Indian equities so far this month, primarily due to moderating trend in the US inflation and softening of the dollar. This came following a net outflow of just 8 crore rupees last month and 7,624 crore rupees in September. Data with the depositories have showed. Prior to these outflows, foreign portfolio investors or FPIs were net buyers in August to the tune of 51,200 crore rupees and nearly 5,000 crore rupees in July. Before that, foreign investors were net sellers in Indian equities for 9 months in a row, which started in October last year. आइए अगले कॉलर हैं कोलकाता से अतनु शाह। स्वागत है अतनु, आपका सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। माय रिक्वेस्ट इज प्लीज अरेंज a bottom for downloading inside news on AIR site, because almost not a listener, but I am preferably I use it, and I am not only a caller, also listener also. Okay. And another thing, my question is, sir, the future of small caps, sir. Thank you. Okay. We just had a long discussion about small cap. Again, very briefly, Dhirendra. Small caps go down, fall very freely. But, if you have to invest in small cap, expect better return. Take the precautions, which is invest in a fund, invest regularly, and think long term. Think of, 3, 4, 5 years at least. Otherwise, there has been 3 years period where small caps have been disappointing. If you think that certain time frame will take care of it, no. Think even longer. Okay. Now I think we have got back Jitendra online, and Jitendra joins us from Jaipur. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, जैसे अभी फॉरेन का मार्केट काफी डाउन है,
क्या मैं दो में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? एक तो नैस्डैक 100 ETF है मोतीलाल का, एक मिरारेस का नाइसी फैंग ETF है। तो क्या मैं इसको लंबे समय के लिए क्या कर सकता हूँ क्या, क्योंकि बहुत डाउन है? यस नरेंद्र जी हाँ, मुझे लगता है कि इन दोनों फंड में काफी दम है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह की गिरावट इनमें देखी गई है, खासकर फैंग प्लस, क्योंकि ये केवल 10 शेयर से बना हुआ ये एक इंडेक्स है, यहाँ पे गिरावट भारी देखी गई। पिछले एक साल में ये करीब 40-45% गिर गया था, और केवल शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को यहाँ पे 8-10% की वृद्धि देखी गई है। तो इस तरह का उतार चढ़ाव यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए 4-5 साल के लिए 7-8 साल के नजरिए से आप लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन फंड है, ये अच्छे विकल्प है। इनमें इनका जो लगा हुआ, जिन कंपनियों में पैसा लगा हुआ है वो, और वहां आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। मेरी सलाह होगी कि नास्डैक 100 या इसमें इस लंबे नजरिए से अगर आप लगाते हैं तो ये जरूर अच्छा समय है। आपका 10, 15, 20%, 25% पैसा भी लग सकता है इन फंड्स में। अगले कॉलर हैं चेन्नई से काशीनाथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग जी। सर मेरा सवाल ये धीरेन्द्र सर से ये है, जो यूएस मार्केट अभी डाउन होता है तो ये निवेश करने के लिए रोक क्यों देते हैं? ताकि इंडियन मार्केट में उछाल है इसलिए कि निकल के यूएस में निवेश करेंगे इसलिए रोक देते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे यूएस अपॉर्चुनिटी है, मेरा एसेट का कुछ यूएस फंड है और रोक निवेश करने नहीं देते। नंबर 1 सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि कोई पिता का 2 बेटे हैं और नॉमिनी म्यूचुअल फंड में दोनों को किए हैं, तो सपोज पिताजी का डेथ हो गया तो नॉमिनी बाद के पैसा भेजेगा दोनों का अकाउंट में, जैसे कि सपोज 1 लाख का अमाउंट है 50-50 भेजेगा ना? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद जी। जी हाँ, दूसरा जो आपका सवाल है वो ज्यादा सीधा बात है कि आप जब आप नॉमिनेट करते हैं तो उस समय आप बताते हैं अधिकतम 3 नॉमिनी हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड के निवेश में, और आप उसमें प्रतिशत निर्धारित करते हैं कि 40% आपकी पत्नी को जाएगा, 30% आपके 2 बच्चों को जाएगा। तो ये आप पहले निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि नॉमिनेशन से उनका मालिकाना हक आपके एसेट्स पे नहीं हो जाता है। नॉमिनी केवल उनको ये हक देता है कि वो पैसा उनको जाएगा और उनके कस्टडी में ये पैसा रहेगा, लेकिन केवल एक विल से, आपको एक विल लिखना पड़ेगा कि अगर आप नहीं होते हैं तो आपकी सारे एसेट्स का विभाजन किस तरह से, और उसके सब्सिक्वेंट ओनर्स कौन होंगे कल अगर आप नहीं होते हैं। और विल ही एक पक्का डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए ये एसेट्स का ट्रांसमिशन होता है। दूसरा, क्या भारतीय बाजार में क्या हमारे रेगुलेटर जानबूझ के ऐसा करते हैं? नहीं। जब विदेशी बाजार में भारतीय निवेशकों, भारतीय फंड्स को निवेश करने का परमिशन दिया गया था, तो उस समय एक सीलिंग लगाया गया था कि $8 बिलियन तक ये निवेश कर सकते हैं। वो चांस का बात है, एक कोइंसिडेंस है कि उसी समय वो सीलिंग हिट हो गया जब विदेशी बाजार अपने पीक पे भी था, और उसके बाद वहां पे गिरावट हुई और उस समय भारतीय निवेशक उसमें पैसा नहीं लगा पाए क्योंकि वो सीलिंग हिट हो गया था। भारतीय फंड्स के लिए वहां लगाना मुश्किल हो गया था। अब चूंकि उनका या तो वैल्यू कम हुआ है या निवेशकों ने पैसा निकाला है, तो दोबारा वो लगाना संभव हुआ है, लेकिन अभी तक रिजर्व बैंक ने उसमें बदलाव नहीं किया है। भारतीय निवेशकों के पास दूसरा जरिया है पैसा लगाने का, वो है $2 लाख तक प्रति व्यक्ति हर साल विदेशी बाजार में पैसा सीधे तौर पे लगा सकते हैं। आप मकान भी खरीद सकते हैं, आप स्टॉक्स भी सीधा खरीद सकते हैं, विदेशी बाजार में लिस्टेड आप ETF खरीद सकते हैं। तो अभी वो पाबंदी, जो रेगुलेटर का जो पाबंदी है, वो केवल भारतीय म्यूचुअल फंड जिसमें बड़ी आसानी से आप लगा पाते हैं, वहां पे एक फीलिंग था जो कि हिट कर गया था। तो ये डेलिब्रेट नहीं, और वहां पे मुझे उम्मीद थी कि बदलाव होगा, जो कि नहीं हो पाया। Right. Let's continue with some more phone calls. We are now joined by K. Ghosh from Delhi. Good evening, Mr. Ghosh. And what's it that you'd like to talk about? सर नमस्कार धीरेन्द्र जी, मेरा एक ही सवाल है। मुझे एक सवाल पता करना है कि मेरे अगर 2 बच्चे हैं, उनके लिए अगर मुझे लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, उसका फंड जिसमें मैं लगा सकता हूँ जो लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए चले, 5 साल 10 साल। यस, किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कीजिए, और यहाँ पे आपको और 10 साल के लिए आप निवेश करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप फिक्स्ड इनकम को बीट कर पाएंगे। और
अगर ये ज्यादा बड़ा रकम है जो आप एक साथ लगाना चाहते हैं तो मेरी सलाह होगी कि इस पैसे को स्प्रेड करके लगाइए, 1 आध साल में हर महीने स्प्रेड करके लगाइए। अगर आप धीरे धीरे इस पैसे को एक्यूमुलेट करने वाले हैं तब तो बात ही अलग है, उसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। Well, listeners, you're tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And just to remind our listeners about our phone numbers through which they can put their questions, queries and doubts to our mutual fund expert Dhirendra Kumar. Our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106, and our third line is 2342 1050. And persons who are calling from outside Delhi need to prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And before we take some more phone calls, let's take a look at the oil scenario. Oil prices settled higher this week but fell week on week after health authorities in China eased some of the country's heavy COVID-19 curbs, raising hopes for improved economic activity and demand in the world's top crude importer. Brent crude futures settled up $2.32 at 95.99 per barrel, extending a 1.1% rise from the previous session, but falling 2.6% for the week. U.S. West Texas Intermediate crude futures settled up $2.49 or 2.9% at $88.96 per barrel after climbing 0.8% in the previous session, but down nearly 4% for the week. दिल्ली से हैं अगले कॉलर महेश। महेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, sir. Good evening. 2 questions actually. One is actually I am a direct investor. Okay, so for the diversification purpose, I'm selecting 2 funds of any kind, like Balanced Advantage, ELSS, whatever. So what is the permissible limit that in both the funds, the overlap of the where they invest in the stocks? What is the permissible limit? And how do we ensure actually it will not cross that and all? Because on value research also there is no such option to have that. Shall I look into that? So another one is what do you suggest for the ICICI equity and debt fund? Can we invest actually? I want to invest in that. What is your opinion on that? Sorry, I couldn't pick your second question, but investing in the way to diversify is you should have a full market exposure. You should have, even for the long run, you should have fixed income allocation simply because that provides stability to your portfolio, and you also have an avenue whereby you can rebalance on some extreme situations when equity markets tank or they become exuberant. And about overlap, don't bother too much because the overlap is one part of the story. The other is that, if you actually look at the best performing fund and the worst performing fund and take a look at their portfolio, they might look alike, but their long-term returns could be very different simply because, when the fund manager actually picked something, when he reduced it, when he changed his position, whether it is a tactical thing, whether it's a long-term thing, because at any given point you look at the portfolio. So my suggestion will be that you decide on the asset allocation. You choose your funds. Make sure that you are not choosing all your equity exposure of a single fund family. That is a mistake which many people do. Make sure that, if you have a very long-term portfolio, make sure that your portfolio is spread across large cap, mid cap, small cap, micro cap, all of it. And this is something which Value Research Online enables it very effectively. If you have some shares, if you have some ELSS, if you have some Balanced Advantage, if you have some bonds, if you have some shares held directly, and funds of different kind, it will be able to give you a fact sheet and a breakup of all your underlying portfolio based on the funds or stocks that you own. So that's a very useful feature. Make sure that you are diversified. That is all that you have. And make sure that, your funds are of different fund companies, because when some fund managers actually go out of favor, having multiple funds of the same kind, all of your funds, all your investments, or a good part of your investments go out of favor. So ensuring that you are not concentrated with one is also very important and useful. So that's all there to it. And
accordingly, tweak your portfolio depending on your, tolerance for the decline or having a large and small cap and making sure that you have international exposure too, because that is true diversification and that is all that you have in hand. Right. रंगा, एक जानकारी दे दे। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने हमसे कहा था कि ये प्रोग्राम डाउनलोड करने की सहूलियत हो, तो आप ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोड कर लें अपने फोन पे और उसमें आप पुराने प्रोग्राम्स भी हमारे सुन सकते हैं। आप कभी किसी भी समय का पुराना प्रोग्राम सर्च करके उसे डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। Exactly. And let's move on and let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Environment Secretary Leena Nandan has said that adaptation must be at the forefront of development interventions. Ms. Nandan was speaking during a session at the India Pavilion at COP27 in Egypt. The session on long-term strategy on adaptation and adaptation readiness in India was organized by the Energy and Resources Institute, TERI. Underscoring the imperative need for finance for adaptation, Ms. Nandan pointed out that developing a global baseline to enhance transparency and investor confidence is a crucial measure in enhancing adaptation readiness. During her address, the Secretary emphasized on the need for information dissemination to strengthen communities for adaptation. Director General TERI, Dr. Vibha Dhawan, noted that the extreme weather events witnessed in the past couple of years have been an eye-opener to the deadly impact of climate change and the urgent need for adaptation. In a welcome address, she said when it comes to adaptation, it is necessary to look into all sectors, including food production. धीरेन्द्र जी, अभी पिछले कुछ समय से हमने 2-3 कॉलर्स से चर्चा की रिटायरमेंट फंड के बारे में पिछले 2-3 हफ्तों में, और जैसे आपने पहले भी कहा था कि पहले आप बहुत उत्साहित ना हो पेंशन से जो रिटायरमेंट पे जो पैसे मिल रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आगे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उम्र के साथ, और अगर आपके पास पेंशन नहीं है तो उसका इंतजाम करें। लेकिन कई सिनेरियो अभी जैसे कुछ लोगों से और चर्चा हुई, तो जैसे किसी को रिटायरमेंट के बाद 1 या सवा करोड़ रुपए की राशि मिलती है और उसके पास एक अच्छा खासा पेंशन भी आने वाला है और उसका मेडिकल कवर्ड हो, तो वो इस पैसे को कैसे निवेश करे? नहीं, एक तो रिटायरमेंट के बाद जब जो ये बड़ा पैसा आता है जिसकी कि आप आदी नहीं है इतनी बड़ी पूंजी के, जी बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि आप ज्यादा दिन जीवित रहेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन शायद ये बड़ी रकम नहीं हो। अगर आपके पास करोड़ रुपया भी आता है और अगर आप इससे मिलने वाले 5% रिटर्न को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, 6 लाख रुपया सालाना अगर आपकी जरूरत है, जो कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी आज के दिन एक शहर में घर चलाने के लिए, तो आप करीब 2/3 अपने इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलेगा वो आप कंज्यूम कर लेंगे। केवल 1/3 पैसा ही आपके पास बच जाएगा जो आपकी पूंजी को वैल्यू को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तो जब तक आपके पास समय है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी हो। जब आपको उससे इनकम की जरूरत पड़े तो आप बड़ी बारीकी से एक तो उस पैसे को ध्यान से लगाइए, ऊपर से आप उसके बारे में उत्साहित ना हो कि उसको कंज्यूम करना है। ये बड़ा पूंजी लगता है, शायद वो बड़ा ना हो। राइट, so that's it. We are moving towards the end of this program. We will have to call it a day. We would like to thank all our callers for their active participation in today's program. And as always, Dhirendra, thank you so much for joining us on the show. बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। और अंत में सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इंडोनेशिया रवाना होंगे। खाद्य और ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटीज में इस महीने अब तक लगभग 19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2.3% बढ़कर $95.99 प्रति बैरल पर पहुंची। Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia to attend the 17th G20 summit to discuss food, energy security, health and digital transformation. Foreign portfolio investors have infused close to 19,000 crore rupees in Indian equities so far this month, and Brent crude climbs 2.32% to close at $95.99 per barrel. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant Sunday evening.
Market Mantra.